वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपके एजुकेटर मनीष बंसल के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें 2 टॉपिक को कवर किया है हमने सक्सेसफुली, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और दूसरा 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम। इसके अलावा एसएससी, रेलवे और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी उतना ही यूजफुल होगा। आज का टॉपिक है रेड पांडा। स्टूडेंट्स, रेड पांडा की बात करें तो रेड पांडा एक मैमल एनिमल है, एक स्तनधारी जीव है। रेड पांडा के बारे में आप जानते हैं या आप जानते होंगे, इसका जो आवास है हैबिटेट जो है वो है टेम्परेट फॉरेस्ट अर्थात शीतोष्ण वन। ये रेड पांडा मूल निवासी है नेटिव टू ईस्टर्न हिमालय एंड साउथ वेस्ट चाइना अर्थात पूर्वी हिमालय एवं दक्षिण पश्चिमी चीन का मूल निवासी माना जाता है। यहाँ इसका नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक आवास है। अगर इस रेड पांडा के रेंज कंट्रीज को देखा जाए तो रेड पांडा बहुत सारे देशों में पाया जाता है, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। ये सभी देश रेंज कंट्रीज कहलाते हैं रेड पांडा के लिए, जहां इनका नेचुरल हैबिटेट है। रेड पांडा की चाइना के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या में ये रेड पांडा पाए जाते हैं चीन के अंदर। इंडिया में ये जो रेड पांडा है ये सेकंड हाईएस्ट नंबर है इसका, अर्थात संख्या में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं रेड पांडा भारत में। रेड पांडा कई राज्यों में पाए जाते हैं। रेड पांडा इन इंडिया की बात करें तो कई सारे राज्यों में रेड पांडा पाए जाते हैं, जो राज्य ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि सिक्किम, जैसे कि मेघालय, जैसे कि पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में मुख्य तौर पर रेड पांडा पाए जाते हैं। भारत में रेड पांडा के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं, कुछ सुरक्षित क्षेत्र हैं जो भारत में है, जैसे कि कंचनजंगा
राष्ट्रीय पार्क विद प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया, कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। दूसरा, नामधापा नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है, जो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। और कंचनजंगा है सिक्किम में। तो यहां तक आपने चीजों को समझा थोड़ा सा प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड पांडा एक मैमल एनिमल है, इसका हैबिटेट जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये नेटिव है, ये मूल निवासी है, नेटिव टू हिमालय एंड साउथ वेस्ट चाइना। इंडिया में रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। इंडिया में रेड पांडा का जो पॉपुलेशन है वो सेकंड हाईएस्ट है। पहला पॉपुलेशन या हाईएस्ट पॉपुलेशन मिलता है रेड पांडा का चाइना के अंदर। इंडिया के अंदर रेड पांडा के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे कि कंचनजंगा नेशनल पार्क, नामधापा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो रेड पांडा कैसा जानवर है, तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये एक आर्बोरियल एनिमल है। आर्बोरियल एनिमल का मतलब वानस्पतिक जीव है। वानस्पतिक जीव का मतलब ये हुआ कि ये मुख्य तौर पर पेड़ों पर रहता है, प्राइमरी लाइव्स ऑन ट्री। प्राइमरली लिव्स ऑन ट्रीज, मुख्य तौर पर कहाँ रहता है? पेड़ों पर। और क्या खाता है? एंड फीड्स ऑन बैम्बो। एग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, पक्षियों को, अंडों को और बांस को खाने पर ये जीवित रहता है। तो रेड पांडा कैसा एनिमल है? आर्बोरियल एनिमल है। हिंदी में इसको कहेंगे वानस्पतिक। रेड पांडा को लेकर कई सारे रेड पांडा को लेकर खतरे हैं। क्या क्या थ्रेट है रेड पांडा के सामने, अब उसको डिस्कस करते हैं। तो रेड पांडा को लेकर कई सारे थ्रेट्स हैं, जैसे कि इनके आवासों का क्षरण हुआ है, हैबिटेट लॉस, बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। मानवीय क्रिया विधियों के द्वारा इनके आवासों का क्षरण हुआ है। आप लोग जानते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से मानवीय बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और मानवीय बस्तियों के कारण इनके प्राकृतिक आवासों में हस्तक्षेप से इनके प्राकृतिक आवासों का लगातार क्षरण होता जा रहा है। दूसरा खतरा इनके सामने पोचिंग या शिकार का। हम सब लोग जानते हैं कि इनका शिकार किया जाता है, पोचिंग की जाती है। किसके लिए? पोचिंग फॉर मीट, इनके मांस के लिए, पोचिंग फॉर फर, इनके फरों के लिए, और इनको पालने के लिए भी इनका शिकार किया जाता है। तो पोचिंग की जाती है। दूसरा थ्रेट है इनका पोचिंग फॉर मीट, पोचिंग फॉर फर, पोचिंग फॉर फैट। तीसरा थ्रेट इनके साथ है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेसिकली एक बायोलॉजिकल वीकनेस है, एक जैविक कमजोरी है, जिसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक प्रजनन अवसाद। जिसकी वजह से इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर इनके कंजर्वेशन स्टेटस को देखा जाए, संरक्षण की परिस्थिति को देखा जाए, तो आईयूसीएन ने इनको एंडेंजर्ड स्टेटस दिया हुआ है।
इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज माना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दैट इज साइट्स। साइट्स का मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसकी कई सारे अपेंडिक्स हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इन रेड पांडा को लिस्टेड किया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में जिन भी स्पीसीज को लिस्टेड किया जाता है, डाला जाता है, इसका मतलब ये हुआ मीन्स ट्रेड ऑफ रेड पांडा, रेड पांडा का ट्रेड एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और इससे बने हुए उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, या प्रतिबंध लगाया जाता है। अर्थात कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज के अपेंडिक्स 1 में प्रोविजन है कि जिन जिन स्पीसीज को इस अपेंडिक्स 1 में डाला जाता है, उनके ट्रेड और उनसे जुड़े हुए, उनसे बने हुए किसी भी उत्पाद के ट्रेड को निषेध किया जाता है। तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इनका? तो कंजर्वेशन स्टेटस देखा आपने कि IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में है ये, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। IUCN की रेड डेटा लिस्ट होती है, और रेड डेटा लिस्ट में इनको जिस कैटेगरी में डाला गया है, दैट इज द एंडेंजर्ड कैटेगरी और द स्टेटस। और दूसरा कंजर्वेशन स्टेटस क्या है कि इसको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज के अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, जिसकी वजह से इनका इंटरनेशनल ट्रेड या इनसे बने हुए किसी भी प्रोडक्ट का इंटरनेशनल ट्रेड प्रोहिबिटेड किया गया है, निषेधित किया गया है। हम इस रेड पांडा की बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण बता देते हैं। एक स्टडी की गई, स्टडी कंडक्टेड बाय ट्रैफिक। ये स्टडी किसने की? ट्रैफिक ने की, TRAFFIC, ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक बेसिकली एक ग्लोबल एनजीओ है। ये ग्लोबल एनजीओ क्या काम करती है? ग्लोबल एनजीओ का काम है मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड एनफोर्सिंग साइट्स। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग साइट्स। साइट्स का मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज को एनफोर्स कराने का काम, तो लागू करवाने का काम ये ग्लोबल एनजीओ करती है। और वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है, जो वन्य जीव है, उनके व्यापार की निगरानी के लिए काम करती है। उसने एक स्टडी की अभी हाल ही में, इसका नाम ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक ने स्टडी कंडक्ट कराई, और स्टडी में क्या कहा गया? स्टडी में इन्होंने कहा कि इंडिया और भूटान के जो हंटर्स थे, जो रेड पांडा को मारते थे, शिकारी थे, रेड पांडा को शिकार करने वाले थे, उन्होंने रेड पांडा की पोचिंग में इंटरेस्ट कम कर दिया है। रेड पांडा को वो नहीं मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन यंगस्टर्स को दूसरी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और दूसरे रिसोर्सेज ऑफ द लाइवलीहुड मीन्स उनको रोजगार के दूसरे साधन मिल चुके हैं, जिसकी वजह से इंडिया और भूटान के यंगस्टर्स ने या पोचर्स ने इनको मारना कम कर दिया है। तो ये स्टडी बहुत ही हमें एक गुड न्यूज दे रही है कि इंडिया और भूटान के जो पोचर्स हैं, क्योंकि आपने देखा थोड़ी देर पहले कि रेड पांडा इंडिया, भूटान, नेपाल, चीन और म्यांमार जैसे देशों में पाया जाता है। और इंडिया भूटान के जो हंटर्स हैं, उन्होंने इनका शिकार करना कम कर दिया, बिकॉज यंग जनरेशन गेट न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली हमारे लिए गुड न्यूज है। लेकिन इसके साथ साथ रिपोर्ट ने यह भी कहा, बट द रिपोर्ट सेज कि हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ रेड पांडा कंटिन्यू इन नेपाल, चाइना एंड म्यांमार। तो चाइना, म्यांमार और नेपाल में ये कंटिन्यू है, ये जारी है, जिसकी वजह से रेड पांडा पर खतरा बना हुआ है। तो स्टडी के दोनों ही पहलू हैं। इंडिया और भूटान में पॉजिटिव चीजें दिखाई जा रही हैं कि उन्होंने हंटिंग बंद कर दी, और वहीं चाइना, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों में ये अभी भी कंटिन्यू है। रेड पांडा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड की बात कर लें थोड़ी सी आपसे। चलिए देखते हैं, इस रिपोर्ट को समझ में आया। इंडिया और भूटान में कोचिंग खत्म हो गई है, क्योंकि बाकी जो यंग जनरेशन है, दे गेट अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। लेकिन स्टिल कंटिन्यू इन कोचिंग, स्टिल कंटिन्यूइंग इन चाइना, म्यांमार एंड नेपाल।
वे फॉरवर्ड रेड पांडा को बचाने के लिए क्या हो सकता है, मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं आपसे। वे फॉरवर्ड रेड पांडा को बचाने के लिए पहली चीज हमको क्या करना होगा, हमको फोकस करना होगा, फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। अर्थात रेड पांडा जहां रहता है वहां की जो कम्युनिटी है, हम कम्युनिटी के साथ मिलकर हमको इसके कंजर्वेशन के उपाय करने होंगे। दूसरा काम हमको करना होगा, ट्रांस बाउंड्री लॉ एनफोर्समेंट। क्योंकि रेड पांडा का रेंज कंट्रीज है, रेड पांडा रेड कंट्रीज में पाया जाता है, चाइना, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इंडिया, इन सबको मिलकर काम करना होगा और लॉ एनफोर्समेंट को ट्रांस बाउंड्री का मतलब सीमा पार इस विधि का प्रवर्तन कराना सुनिश्चित किया जाना होगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम को बिल्कुल ट्रांस बाउंड्री लॉ एनफोर्समेंट उसी तरीके से करना होगा जैसे कि हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उस पर टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ क्राइम, बिल्कुल इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको कैसे करना होगा। टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ क्राइम, हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए एक नेटवर्क बनाया, दैट इज द साविन। साविन बनाया गया, सेटअप किया गया 2011। साविन क्या है, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट, वाइल्ड लाइफ क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क को हमने बनाया जिससे कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, वो दक्षिण एशिया के देश वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए एक एनफोर्समेंट नेटवर्क बना सकें। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन किया, जिससे कि इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन करके साउथ एशिया में वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोका जा सके। जितने भी वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड लॉज हैं उन सबको एनफोर्स करने के लिए हमने साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क की स्थापना 2011 में की। उसी तरीके से रेड पांडा के पोचिंग को रोकने के लिए हमको ट्रांस बाउंड्री लॉ एनफोर्समेंट की जरूरत है। इस साविन के जो मेंबर्स हैं, फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम मैं बता दे रहा हूं आपको, इसके साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क जो 2011 में बनाया गया, इसके मेंबर्स हैं, आप देख लीजिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। इसका मतलब सार्क मेंबर जितने भी हैं वो सब साविन के क्या हैं, मेंबर हैं। तो सार्क जो बंद पड़ा हुआ है, वहां सार्क को रिवाइव करने के लिए, हम रेड पांडा को कंजर्व करने के लिए आपस में जुड़ सकते हैं और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध बेहतर किए जा सके। तो रेड पांडा को बचाने के लिए वे फॉरवर्ड में आपने क्या देखा, फोकस करना चाहिए किसको, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन को, अर्थात कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए और उसको भी, कम्युनिटी को भी रेड पांडा को कंजर्व करने के लिए ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज या दायित्व जो है वो सब बचाने चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए, ट्रांसबाउंड्री लॉ एनफोर्समेंट करना चाहिए, जैसे कि हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए कौन सा नेटवर्क बनाया, साविन। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में
आपके साथ बात करेंगे भारत सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल में जो स्टेक है उसके उनको बेच रही है, जिसमें हम टॉपिक पर बात करेंगे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश होता क्या है, बीपीसीएल में जो स्टेक बेचे जा रहे हैं उनका मतलब क्या है और उनसे क्या फायदे हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।